Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 91. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 90 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 91 से। सेक्शन 91 बात करता है स्टेटमेंट अबाउट टर्न आउट ऑफ द विमेन वोटर्स। अब यहाँ पर जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनके हिसाब के बारे में बताया गया है। सो सब सेक्शन 1, the presiding officer shall prepare a gender disaggregated statement of the voters showing the total number of men and women voters at the polling station and the total votes cast by them. कि हर पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि उस पोलिंग स्टेशन पर जितने भी मर्द और ख़वातीन वोटर्स ने आकर वोट डाले हैं उन ख़वातीन और मर्द वोटर्स की तादाद का अलग अलग से हिसाब बनाया जाए। Subsection 2, the presiding officer shall send the gender disaggregated statement of the voters to the returning officer and to the commission at the time of communication of result to the returning officer and the commission. दूसरी बात की है कि जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलग-अलग मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद का हिसाब बना लेगा तो ये जब अपने पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भेजता है तो साथ उसने ये जो स्टेटमेंट निकाली है कि कितने ख़वातीन वोटर्स थे और कितने मर्द वोटर्स थे उनका हिसाब भी रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा और रिटर्निंग ऑफिसर आगे से इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। सबसेक्शन 3, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर में एट एनी स्टेज ऑन द पोलिंग डे ड्यूरिंग और आफ्टर द पोलिंग प्रिपेयर एंड सेंड अ स्पेशल रिपोर्ट टू द रिटर्निंग ऑफिसर एंड कमीशन। तीसरी बात की है कि अगर पोलिंग के दौरान यानी कि जब लोग आकर वोट डाल रहे हैं पोलिंग के दौरान या पोलिंग के बाद पोलिंग स्टेशन में अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये लगे कि किसी भी तरह से ख़वातीन वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है तो वो इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर को और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर ख़वातीन वोटर्स के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि वो वोट ना डाल सकें। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है सेक्शन 92। सेक्शन 92 बात करता है अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट्स। अब यहाँ पर जो आर्जी नतीजे हैं उनकी ऐलान की बात की गई है। ऑन द रिसीट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द काउंट from all the presiding officer of the constituency, the returning officer shall forthwith prepare and announce provisional consolidated statement of the result of the count of the constituency excluding postal ballots in the prescribed manner in the presence of contesting candidates, their agents or observers as may be present. अब यहाँ पर कहा गया है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर को अपने हलके के तमाम पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वोट की काउंटिंग के बाद रिजल्ट्स मौसूल हो जाएं तो ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, वो अपने हलके के आर्जी नताइज जो है वो तैयार करेगा जिनमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। यानी पोस्टल बैलेट क्या है वो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर क्या करेगा, ये रिटर्निंग ऑफिसर एक ख़ास तरीके से इन रिज़ल्ट्स को डिक्लेयर करेगा किन की मौजूदगी में, कैंडिडेट्स की, उनके एजेंट्स की, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स हैं या इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनकी मौजूदगी में रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेगा और साथ ही साथ इस रिज़ल्ट की एक कॉपी जो है वो अपने ऑफिस के बाहर लगाएगा ताकि जनरल पब्लिक को रिज़ल्ट्स के बारे में पता चल सके। इस रिज़ल्ट्स के पीछे वो अपना सिग्नेचर करेगा और एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। उसके बाद है सेक्शन 93। सेक्शन 93 बात करता है
पोस्टल बैलेट की, यानी कि डाक के जरिए वोट डालना। अब कौन से लोग कर सकते हैं? सो सबसेक्शन 1, द फॉलोइंग पर्सन मे कास्ट देयर वोट बाय पोस्टल बैलेट्स इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि किन अफराद को डाक के जरिए वोट देने की इजाजत है। सो आगे बताया हुआ है, मंदरजा झेल अफराद हैं। नंबर 1, अ पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ सेक्शन 27। अब इसमें बात की गई है कि वो तमाम लोग जिनका जिक्र सेक्शन 27 की क्लॉज 2 और 3 में किया गया है, जिसमें आमतौर पर हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या पाकिस्तान की किसी और सर्विस में जो भी बंदे काम कर रहे हैं, वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। सेकेंडली, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर इंक्लूडिंग पुलिस पर्सोनल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एट द पोलिंग स्टेशन, या फिर वो अफराद जो इलेक्शन के दिन किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें हमारे पास पुलिस ऑफिसर या इलेक्शन का दीगर स्टाफ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है, अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी हु इज अनएबल टू ट्रेवल एंड होल्ड्स अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विद द लोगो फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी इशूड बाय नादरा। तीसरी बात की है कि ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल हैं, किसी भी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं या वो ट्रैवल नहीं कर सकते और नादरा की तरफ से उनको माजूरी का जो आईडी कार्ड है वो इशू हुआ है, तो वो भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। लास्ट इज अ पर्सन डिटेन इन प्रिजन और हेल्ड इन कस्टडी, ऐसे अफराद जो जेल में कैद हैं या किसी भी वजह से पुलिस की हिरासत में मौजूद हों। फिर उसके बाद है सबसेक्शन 2, अ वोटर हु बीइंग इंटाइटल्ड टू डू सो इंटेंड टू कास्ट हिज वोट बाय पोस्टल बैलेट शेल, के डाक के जरिए वोट डालना, अगर कोई वोटर डाक के जरिए वोट डालना चाहे तो उसे क्या करना होगा, कैसे एप्लीकेशन देनी होगी। नंबर 1, in case of person referred to in clause A, clause C and clause D of subsection 1, within such time as may be specified by the commission soon after the issuance of the election program। पहली बात की है कि जो सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए, सी या डी में शामिल अफराद हैं, वो इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन की फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी तरह क्लॉज बी में शामिल जो लोग थे, जो पुलिस ऑफिसर या इलेक्शन स्टाफ था, वो अपनी अपॉइंटमेंट के 3 दिन के अंदर अंदर उस हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा। सबसेक्शन 3, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय अ वोटर अंडर सबसेक्शन 2 सेंड बाय पोस्ट टू सच वोटर अ बैलेट पेपर एंड envelope bearing on its face a form of certificate of posting showing the date to be filled by proper official of the post office। फिर तीसरी बात की है कि जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर को ये एप्लीकेशन रिसीव होगी तो वो वोटर को डाक के जरिए बैलेट पेपर और एक ऐसा इन्वेलप जिस पर पोस्ट ऑफिस की रसीद वाला फॉर्म होगा वो वोटर को भेजेगा, ताकि वोटर वोट डालने के बाद इसी इन्वेलप में वो बैलेट पेपर डालकर वापस रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दे। फिर यहाँ पर एक प्रोवाइजो दी गई है that the date of receipt of application shall be entered by returning officer and the application received after the date shall not be entertained। अगर ये एप्लीकेशन फिक्स टाइम पीरियड के अंदर रिसीव नहीं होती तो फिर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यानी कि जो एप्लीकेशन देने का टाइम पीरियड है कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालना है, अगर वो फिक्स टाइम पीरियड में नहीं दी जाती तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी देन एंड देयर। उसके बाद है सबसेक्शन 3A, आफ्टर सेंडिंग द बैलेट पेपर्स टू ऑल द इंटाइटल्ड एप्लीकेंट्स द रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्लेस ऑल द काउंटर फॉइल्स ऑफ द सेड बैलेट पेपर्स इन 1 और मोर पैकेट्स and sign and seal the same, noting on each packet the number contained therein। फिर कहा क्या है कि जब तमाम बैलेट पेपर्स भेज दिए जाएंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर को एक पैकेट में बंद करेगा, उन पर अपना सिग्नेचर करेगा उस एनवेलप के ऊपर, फिर उसको सील करेगा और पैकेट पर के अंदर मौजूद जितने भी बैलेट पेपर्स हैं
उनकी तादाद जो है वो उस लिफाफे के ऊपर लिखेगा कि इस लिफाफे में कितने बैलेट पेपर्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद सबसेक्शन 4, अ वोटर ऑन रिसीविंग हिज बैलेट पेपर फॉर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट शैल रिकॉर्ड हिज वोट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड आफ्टर सो रिकॉर्डिंग पोस्ट द बैलेट पेपर टू द रिटर्निंग ऑफिसर इन एन envelope sent to him under subsection 3 so as to reach the returning officer before the polling day। वोटर को बैलेट पेपर मिलने के बाद एक प्रॉपर तरीकाकार के मुताबिक वोट डालना होगा। वोट डालने के बाद बैलेट पेपर को जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको इन्वेलप दिया है उसमें बंद करके वापस रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना होगा। और ये जो इन्वेलप रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना है ये पोलिंग के दिन से पहले भेजना है, यानी कि जिस दिन पोलिंग होनी है, वोट कास्ट करने हैं लोगों ने, उससे पहले आपने ये रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाना है। उसके बाद है सेक्शन 94। सेक्शन 94 बात करता है वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानी के बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का क्या तरीकाकार है। सो सबसेक्शन 1, द कमीशन में कंडक्ट द पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानी इन बाय इलेक्शंस टू ascertain the technical efficiency, security, secrecy and financial feasibility of such voting and shall share the results with the government, which shall within 15 days from the commencement of the session of the house after the receipt of the report lay the same before both the houses of the Majlis-e-Shura, that is parliament। अब यहाँ पर पहली बात की गई है पायलट प्रोजेक्ट्स की। अब पायलट प्रोजेक्ट्स क्या हैं हमारे पास? ऐसे आजमाइशी प्रोग्राम जिसके थ्रू ये देखा जा सके कि आने वाला जो भी सिस्टम या तरीकाकार अपनाया जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होगा या नहीं, यानी कि ये एक ट्रायल जो है वो टेस्ट होता है देखने के लिए। सो यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट्स यानी कि आजमाइशी वोटिंग सिस्टम चला सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाई इलेक्शंस में, ज़िमनी इंतखाबात में। इसका मकसद क्या है? ये देखना कि आया ये जो तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है ये टेक्निकली इफ़ेक्टिव है या नहीं, तकनीकी लिहाज से काबिल अमल है या नहीं, वोट की सिक्रेसी महफूज है या नहीं, और ये निज़ाम ख़ुद जो है वो सिक्योर है या नहीं, और माली तौर पर काबिल बर्दाश्त है या नहीं। ये नताइज को फिर गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट फिर ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 15 डेज़ के अंदर अंदर पेश करेगी। उसके बाद है हमारे पास सबसेक्शन 2। इन दिस सेक्शन द ओवरसीज पाकिस्तानी मीन्स अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट, होल्डर ऑफ द नेशनल ID कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी हु इज वर्किंग और रिजाइडिंग अब्रॉड परमानेंटली और टेम्परेरी फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ। अब यहाँ पर कहा गया है कि बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों में कौन से लोग शामिल हैं? वो शख्स जो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के तहत पाकिस्तान का शहरी है या जिसके पास ओवरसीज पाकिस्तानियों का शिनाख्ती कार्ड हो नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत, और जो 6 माह या ज़्यादा अरसे के लिए मुस्तकिल या आर्जी तौर पर बैरूने मुल्क में रह रहा है या वहाँ पर काम कर रहा है, तो वो बैरूने मुल्क की डेफिनेशन में फॉल करता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 95 के ऊपर। सेक्शन 95 बात करता है कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स की। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि नताइज को किस तरह से इकट्ठा किया जाएगा। सो सबसेक्शन 1, immediately after the announcement of the provisional results, the returning officer shall give the contesting candidates their agents a notice in writing of the day and time and place fixed for the consolidation of the results. In the presence of the contesting candidates, agents consolidate in the prescribed manner results of the count by the presiding officer। सबसेक्शन 1 कहता है कि जैसे ही प्रोविजनल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, आर्जी नताइज का ऐलान होगा, उसके फ़ौरन बाद रिटर्निंग ऑफिसर कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को एक रिटन नोटिस देगा कि कब और कहां पर
इन तमाम रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करके इनका ऐलान किया जाएगा। इस मौके पर उम्मीदवार और उनके एजेंट्स जो हैं उनकी मौजूदगी वहां पर ज़रूरी है। रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन से मिलने वाले तमाम रिजल्ट्स को इकट्ठा करेगा, जिसमें टाइम से पहले मौसूल होने वाले पोस्टल बैलेट्स भी शामिल हैं। सबसेक्शन 2, before consolidating the results of the count, the returning officer shall examine the ballot paper excluded from the count by the presiding officer, and if he finds that any such ballot paper should not have been so excluded, count it as a ballot paper cast in the favor of contesting candidate for whom the vote has been cast। दूसरी बात की है कि रिटर्निंग ऑफिसर उन बैलेट्स पेपर को भी चेक करेगा जिन्हें पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने वोट्स में की काउंटिंग में काउंट नहीं किया था, और अगर उसको ये लगता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि कोई बैलेट पेपर गलती से काउंट नहीं किया गया, तो वो उसे जिस कैंडिडेट के फेवर में वोट दिया गया है उस बैलेट पेपर पर उस कैंडिडेट के हक में कंसिडर करेगा। सबसेक्शन 3, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल आल्सो काउंट द बैलेट पेपर रिसीव्ड बाय हिम इन पोस्ट इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तीसरी बात की है कि पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो भी रिटर्निंग ऑफिसर एक ख़ास तरीके से करेगा और इन वोट्स को भी फाइनल रिजल्ट्स में इंक्लूड करेगा, सिवाय उन वोट्स के जो सेक्शन 90 के तहत किसी भी वजह से रिजेक्ट किए हैं। Subsection 4, the ballot papers rejected by returning officer under subsection 3 shall be mentioned separately in consolidated statement। जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से, रिटर्निंग ऑफिसर उनकी प्रॉपर डिटेल जो है वो लिखेगा कि किस वजह से रिजेक्ट किए गए हैं। सबसेक्शन 5, Before the commencement of the proceedings, the returning officer shall recount the ballot paper of one or more polling station if a request is made to that effect by contesting candidate or his agent। अगर कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट रिटर्न फॉर्म में रिक्वेस्ट करे तो रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की दोबारा गिनती भी करेगा। खास तौर पर कब? नंबर 1, द मार्जिन ऑफ विक्ट्री बिटवीन द रिटर्न एंड रनर अप कैंडिडेट इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहली बात की गई है कि जब जीतने वाले उम्मीदवार और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के वोटों का फ़र्क 5% से कम हो तो कैंडिडेट या उसका एजेंट रीकाउंटिंग की रिक्वेस्ट कर सकता है। सेकेंडली, the number of the vote excluded from the count by presiding officer or equal to or more than the margin of the victory। दूसरी बात की है कि जब जीतने वाले उम्मीदवार और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के दरमियान जो फ़र्क है वो पोलिंग स्टेशन पर रिजेक्टेड वोट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट बात की है द कमीशन में बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग एंड आफ्टर द नोटिस टू द कंटेस्टिंग कैंडिडेट डायरेक्ट द रिटर्निंग ऑफिसर टू रीकाउंट द बैलेट पेपर्स ऑफ वन और मोर पोलिंग स्टेशन। फिर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन भी कुछ रीजंस की वजह से रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का ऑर्डर दे सकता है इससे पहले कि फाइनल रिजल्ट्स कंप्लीट हों। Subsection 7, if there is a difference between the result of the count received from presiding officer and the result of the recount, the returning officer shall record the difference and details। अगर रीकाउंटिंग के बाद रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई फर्क आता है तो रिटर्निंग ऑफिसर इसे रिकॉर्ड करेगा। प्रोवाइजो क्या कहती है? वेयर द रिटर्निंग ऑफिसर हैज रिकाउंटेड द वोट अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन। पहली बात की है कि अगर दोबारा गिनती की गई है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से तो फिर फाइनल रिजल्ट किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा? नंबर 1, 7 days आफ्टर द पोलिंग डे इन केस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली। कौमी असम्बली के इंतखाबात के केस में पोलिंग के बाद 7 दिन के अंदर अंदर और प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात में पोलिंग के बाद
5 दिन के अंदर अंदर ये जो नताइज हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। सबसेक्शन 8, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल विद इन 24 hours आफ्टर द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग सेंड टू द कमीशन साइंड कॉपीज ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द काउंट एंड फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स with the result of the ballot paper account received from the presiding officer। फिर कहा गया है कि फाइनल रिजल्ट कंप्लीट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर रिटर्निंग ऑफिसर कमीशन को साइंड शुदा जो फाइनल स्टेटमेंट्स हैं और जितने भी कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजेगा और अपने रिकॉर्ड के लिए इनकी एक एक कॉपी अपने पास रखेगा। Subsection 9, after the consolidation of the result, the returning officer shall give to such contesting candidates their election agents during the consolidation proceeding a copy of consolidated statement of the result against proper receipt। फिर कहा गया है कि फाइनल रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को इन स्टेटमेंट्स की एक एक कॉपी दी जाएगी और उनसे वसूली की रसीद भी ली जाएगी। Subsection 10, on the receipt of documents under subsection 8, the commission shall within 14 days from the date of poll publish the document on its website। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दिन से 14 दिन के अंदर अंदर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और रिजल्ट्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा ताकि जनरल पब्लिक भी इसको देख सके। सो सिंपली सेक्शन 95 ने हमें क्या कहा कि कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स पोलिंग स्टेशन से किस तरह से की जाएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 91 से सेक्शन 95 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।